जय हिंद। जीएस स्टडी सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे। दोस्तों, आप लोग किसी भी क्लास किसी भी एएनएम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एएनएम हो या आप बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट की एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में एएनएम के पूछे जाते हैं वो इस क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या दोस्तों? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से सभी बहनें ध्यान से पढ़ेंगी भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी दिया है 12 मई, ऑप्शन सी दिया है 12 मार्च, ऑप्शन डी दिया 1 दिसंबर। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना, 7 अप्रैल। अच्छा, ये बात आप लोग हमको बता दीजिए कि ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को क्या होता था? 7 अप्रैल को क्या हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO की स्थापना हुई थी ना, स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना स्थापना हुई थी, इसीलिए मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए मनाया जाता है। क्या? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये WHO जो दिया है तो सभी बहनों को पता होगा, जिस भी बहन को पता है तुरंत कमेंट कर दे हमको। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दिए, जिसको भी आ रहा है तुरंत कमेंट कीजिए। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ना, क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ से आप लोग बता दीजिए, एक नए क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकता है एग्जामिनर। आप लोग हमको बता दीजिए कि जो WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक वर्तमान में, WHO ना, WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? महानिदेशक ना, महानिदेशक कौन है? बता सकता है कोई? कोई भी कौन बता दे हमको जल्दी से, महानिदेशक कौन है भाई वर्तमान में? तो ये महानिदेशक जो है WHO के महानिदेशक इस समय वर्तमान में जो है डॉक्टर टेडोर्स। कौन है? डॉक्टर टेडोर्स ना, टेडोर्स एडनोम ना, एडनोम ग्रेबियसस है। कौन है? ग्रेबियसस। कौन है? ग्रेबियसस है, ठीक। अच्छा, इससे क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछ सकता है जी। डॉक्टर टेड्रोस जो एडनोम जो ग्रेबियसस हैं, यह इनको मतलब कि ये कब तक रहेंगे? ये कब तक रहेंगे अपने पद पर? ये कब तक रहेंगे? तो 2027 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2027 तक रहेंगे, ठीक ना, 2027 तक रहेंगे। ये कब बने थे? ये कार्यभार जो अपना शुरू किए थे, तो ये अपना कार्यकाल कब शुरू किए थे? तो पहली बार जब शुरू किए थे, पहली बार
पहली बार जब ये शुरू किए थे तो 2017 में शुरू किए थे। कब किए थे? 2017 में। और दूसरी बार ये कब शुरू किए थे? तो दूसरी बार तो ये शुरू किए थे 2022 में। कब शुरू किए थे? 2022 में। ये कब तक रहेंगे? 2027 तक रहेंगे, ठीक है ना। ये 2022 2017 में अपना कार्यकाल शुरू किए थे, तो 2017 के बाद 2022 तक रहे। फिर 2022 के बाद ये दूसरी बार इनको महानिदेशक बनाया गया। तो दूसरी बार जब 2022 में बने तो 2027 तक इस पद पे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, WHO का मुख्यालय तो सभी लोगों को पता होगा। WHO का जो मुख्यालय है ये तो सभी बहने जानती होंगी। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा ना। जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बहन? स्विट्जरलैंड में। सभी लोगों को पता होगा भाई कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा ना। इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिए कि जैसे पूछा गया 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो 12 मई को जिस भी बहन को आ रहा है कमेंट करके हमको बताए। तो 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस, ठीक ना। विश्व नर्स दिवस 12 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस ना। क्या मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्यों छोड़े भाई हम लोग? 1 दिसंबर के बारे में भी जान लेते हैं कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स ना। विश्व एड्स दिवस। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या लगाना है? ठीक लगाना है कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और ये हमारा क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक ना। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट होगा, किसी भी बहन को कोई भी डाउट होगा, तुरंत कमेंट करके हमसे पूछेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा समय लेऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? क्या अग्नाशय में होता है, छोटी आंत में, यकृत में, या ग्रासनली में? तो मानव में जो पित्त का स्राव होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यकृत को हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? यकृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को पता होगा कि यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लीवर बोलते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ से एक बात हमको बता दीजिए, यकृत का रंग कैसा होता है? जो ये यकृत होता है, यकृत ना, यकृत जो होता है इसका रंग कैसा होता है? रंग, तो इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे ना, लाल भूरे रंग, लाल भूरे रंग का होता है। किसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। अच्छा, लाल भूरा रंग कैसा होता है? तो जो लाल भूरा रंग होता है, आप लोग देखे होंगे जो मिट्टी का बर्तन पक जाता है ना, मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी का जो बर्तन पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो पके हुए मिट्टी के जैसा जो रंग दिखता है वैसा ही हमारा यकृत दिखता है, लाल भूरे रंग का। यानी कि पके हुए मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी के रंग का ये दिखता है, ठीक। अच्छा, एक यहाँ से आप लोग इसको और बता दीजिए, जो यकृत का वजन होता है वो कितना होता है? यकृत का वजन ना, यकृत का वजन, यकृत का वजन बता दीजिए जल्दी से आप लोग। तो यकृत का वजन कितना होता है भाई? तो यकृत का वजन जो होता है ये होता है 1500 ग्राम। कितना होता है? 1500 ग्राम होता है ना। कितना होता है? 1500 ग्राम होता है, ठीक। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1500 ग्राम होता है। और यहाँ से कि 1500 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1500 ग्राम का मतलब मान लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg का होता है ना, 500 kg, ठीक ना, इतने का होता है। अगर यह क्वेश्चन पूछ दे, कुछ इस तरह से पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि पुरुषों में यकृत का वजन कितना होता है? पुरुष में यकृत का वजन कितना होता है? तो कुछ ऑप्शन दिया रहता है, जैसे दे देगा कि 1.4 kg से लेकर के कितना, 1.5 kg तक। तो इतना किसका होता है? पुरुष का होता है, ठीक ना। अगर इसी में पूछ दे कि महिला का कितना होता है, महिला का पूछ दे इस तरह से ऑप्शन बना के, तो क्या लगाना है आपको? तो 1.2 kg से लेकर के 1.2 मतलब कि 1 किलो 200 ग्राम, ठीक है। केजी से लेकर के 1.4 यानी कि 1 किलो 400 ग्राम का होता है। किसमें? महिलाओं में। पुरुषों में कितना होता है आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर वयस्कों में पूछेगा, इस तरह घुमा के पूछ दे कि वयस्कों में कितना होता है, 1.5 kg बता दीजिएगा,
गलत नहीं होगा, 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछेगा क्या कि यकृत कितने खंडों में विभाजित होता है। यकृत अगर पूछ दे कि यकृत जो है, ये यकृत कितने खंड में विभाजित होता है, तो कितने खंड में विभाजित होता है भाई, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो ये मुख्य रूप से ये विभाजित जो होता है 2 खंड में होता है। कितने में होता है, कितने खंड में होता है, 2 खंड में होता है। 2 खंड में ये विभाजित होता है, ठीक ना। अच्छा, 2 खंड में एक खंड क्या होता है, एक खंड आप लोगों को देखने को मिलेगा दाया खंड। क्या मिलेगा, दाया खंड, ठीक ना, दाया खंड। और दूसरा आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, बाया खंड, ठीक ना, बाया खंड। तो दाया खंड और बाया खंड, इसको क्या हम बोलते हैं, दाया खंड का यहाँ पे मतलब क्या है, जो दाया खंड रहेगा यकृत का वो क्या होगा, तो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। दाया खंड जो होता है बड़ा होता है, ठीक ना, दाया खंड जो है बड़ा होता है। और जो बाया खंड होता है वो क्या होता है, छोटा होता है ना। क्या होता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों का। जो दाया खंड होता है वो बड़ा होता है और जो जो बाया खंड होता है वो छोटा होता है, ठीक ना। क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, एक क्या आप लोग यहाँ से हमको बता दीजिए कि एक क्वेश्चन बनता है कि पूछेगा कि यकृत का नाम कितने हैं। जैसे यकृत का नाम कई तरह से घुमा के पूछ देता है ना, तो यकृत के नाम को जान लेते हैं भाई, यकृत के नामों को थोड़ा जान लेते हैं कि कई तरह से इसका नाम आता है। तो यकृत का एक नाम होता है, एक तो पहले होगा यकृत होगा, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक, यकृत हो गया। एक इसका नाम होता है जीगर। क्या होता है, जीगर ना, जीगर होता है, ठीक। और एक इसका क्या नाम होता है, लीवर। क्या होता है, लीवर। जैसे नहीं आदमी बोलता है कि जिगर, जिगर है तुम्हारे पास, जिगरा है, इस तरह से बोलते हैं लोग ना, तो उसी को बोलते हैं कलेजा है तुम्हारे पास, आपके पास कलेजा है, मेरे पास कलेजा, इस तरह से आदमी बोलता है ना, तो इसी का मतलब है कि जिगर हो गया। इसी को लोग लीवर बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोला जाता है, कलेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलेजा, ठीक ना, कलेजा। और इसको देखिए एक डॉक्टरी लाइन में एक और बोला जाता है, इसको हेपर। क्या बोला जाता है, हेपर, ठीक ना, हेपर। तो इतने नाम आप लोग पूछेगा नहीं, लेकिन इतने नाम आप लोग जानते रहिए ना। एक इसको यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, हेपर बोलते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, यकृत जो है एक क्या इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत का निर्माण कहाँ होता है बताइए जल्दी से ये। अच्छा, इस तरह से आप लोग बता दीजिए कि यकृत के निचले हिस्से में क्या होता है। एक यकृत के निचले हिस्से में क्वेश्चन पूछता है ना, तो यकृत के जो निचले हिस्से में एक क्या होता है, पित्ताशय होता है। पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत के निचले हिस्से में होता है। इस तरह से पूछेगा ना, तो यकृत के निचले हिस्से में क्या होता है, पित्ताशय ना, पित्ताशय। यकृत के निचले हिस्से में क्या हो जाएगा, पित्ताशय होता है। पित्ताशय का आकार कैसा होता है, पित्ताशय का आकार कैसा होता है, तो पित्ताशय का जो आकार होता है ये नाशपाती, छोटी जो नाशपाती होती है ना, नाशपाती तो आप लोग देखेंगे। अब कोई कहेगा नाशपाती नहीं देखे हैं, खीरा नहीं देखे हैं, ककड़ी नहीं देखे हैं, तरबूज नहीं देखे हैं, तो इस तरह से तो भाई गलत बात है। आप लोग नाशपाती देखी होंगी। तो नाशपाती का आकार क्या होता है ना, कैसा होता है, नाशपाती के, ये नाशपाती ना, नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है, नाशपाती के आकार के जैसा होता है, ठीक ना, जैसा होता होता है, ठीक ना, नाशपाती के आकार के जैसा होता है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसका बता दीजिए कि पित्त की जो संरचना है वो वयस्कों में कितनी होती है, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। तो पित्त की, पीछे रुकिए, पित्त की जो संरचना है, जैसे ना पित्त की संरचना जो है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। पित्त की जो संरचना है ना, पित्त की संरचना, ठीक ना, संरचना, सुनते रहिए, संरचना, पित्त की संरचना, ठीक ना, संरचना। तो जो वयस्कों में होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, वयस्कों में, वयस्कों में, वयस्कों में इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई ना, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक ना। अच्छा, यह कितने भाग में बटा होता है, यह कितने भाग में बटा होता है, जल्दी से किसी भी बहन को अगर आ रहा है तो उनको बता दे। तो यह जो है पित्ताशय जो है कितने भाग में बटा होता है, यहाँ पे आप लोग बता दें, पित्ताशय, ठीक ना, पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक ना, पित्ताशय। इस पित्ताशय की जो लंबाई है वयस्कों में, वयस्क में इसकी लंबाई कितना आप लोग को अभी बताया, तो वयस्क में इसकी लंबाई आप लोगों को बता दिया मैं कि इसकी लंबाई जो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई जो होती है, इसकी चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अच्छा, यह कितने भाग में बटा होता है, तो यह 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में,
3 भाग में बटा होता है, ठीक ना, 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, ठीक। पहला भाग कौन सा है इसका, पहला भाग जान लीजिए, तो पहला भाग इसका होता है फंडस, क्या होता है, फंडस ना, फंडस, फंडस, ठीक ना, फंडस। ये फंडस जो होता है चौड़ा और निचला हिस्सा होता है, क्या होता है, चौड़ा और निचला हिस्सा होता है, चौड़ा चौड़ा निचला हिस्सा होता है, ठीक ना, निचला हिस्सा होता है, ठीक, चौड़ा और निचला ये हिस्सा होता है, ठीक। अच्छा, इसमें दूसरा भाग जब 3 खंड में बटे हैं तो इसका दूसरा खंड जान लेते हैं कि दूसरा खंड क्या होता है, कौन सा होता है, तो दूसरा खंड जो है बॉडी होता है, क्या होता है, बॉडी। ये बॉडी जो होता है बीच का मुख्य भाग होता है, किसका, बीच का जो है मुख्य भाग है, क्या है, बीच का मुख्य भाग, ठीक ना, बीच का मुख्य भाग, ठीक, क्लियर हुआ। अब ये तीसरे नंबर पर जान लीजिए, तीसरा नंबर इसका कौन सा होता है, तो तीसरे नंबर पे होता है नेक, यानी संकरा हिस्सा ना, नेक इसका कौन सा हिस्सा होता है, संकरा हिस्सा होता है, संकरा हिस्सा, ठीक ना, संकरा हिस्सा। क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हुआ ना, इतनी तक, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए, तुरंत कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या रिकेट्स होगा, बेरी बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अच्छा, और क्या इसमें जान लेते हैं हम लोग कि जो ये रिकेट्स ना, पहले नंबर पर क्या दिया, रिकेट्स, थोड़ा सा रिकेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन ए पर क्या दिया है, रिकेट्स दिया है ना, रिकेट्स, ठीक, रिकेट्स। तो रिकेट्स जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, जैसे विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है, लेकिन जो है रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, किससे, विटामिन डी ना, विटामिन डी की कमी जब हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा ना, कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। जो रिकेट्स होता है इससे किसमें होता है, तो रिकेट्स जो होता है अक्सर कर बच्चों में होता है, किसमें होता है, बच्चों में, ठीक ना, किसमें होता है, बच्चों में होता है। इससे होता क्या है, यह बीमारी जैसे पूछ देगा रिकेट्स बीमारी किसमें पाई जाती है, तो वयस्कों में, बच्चों में, बूढ़े में और महिलाओं में, तो इस तरह से दे देगा ऑप्शन बना करके। तो रिकेट्स जो रोग पाया जाता है बच्चों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें बच्चों की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है, क्या हो जाती है, जो बच्चे होते हैं इनकी हड्डियां जो है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कमजोर ना, कमजोर हो जाती हैं, ठीक, कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा, विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है, जो ये विटामिन डी दिया है तो विटामिन डी के मुख्य स्रोत बता दीजिए आप लोग जल्दी से, तो इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए हमको जल्दी से, विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसके मुख्य स्रोत जो सूर्य की रोशनी, ठीक ना, सूर्य, एक तो सूर्य की रोशनी हो गई, सूर्य की रोशनी, ठीक ना, सूर्य की रोशनी। और आप लोग अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट करके हमको बताएं कि विटामिन डी और कहाँ से मिल सकता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, अगर विटामिन डी है तो बच्चों में रिकेट्स होता है, लेकिन यही वयस्क में पूछ दे, वयस्कों में, तो वयस्कों में कौन सा होता है, तो वयस्कों में जो होता है रोग विटामिन डी की कमी से वो कौन सा होता है, एक तो पहले आप जान लीजिए कि ऑस्टियोमलेशिया होता है, क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक, ऑस्टियोमलेशिया। एक दूसरे नंबर पर और यहीं पे जान लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ना, पोरोसिस, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक ना, एक क्या किस में होता है, तो वयस्कों में होता है। अच्छा, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम हमको बता दीजिए, तो विटामिन डी का जो विटामिन डी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम किसी भी बहन को अगर आ रहा है तो कमेंट करें तुरंत, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफिरोल, क्या है, कैल्सीफिरोल,
फेरोल ना, क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक, इतना क्लियर हो गया। रिकेट से हम लोग जान गए। दूसरे नंबर पे दिया है बेरी बेरी ना, तो अब दूसरे नंबर पे बेरी बेरी को हम लोग जान लेते हैं कि बेरी बेरी किससे होता है भाई, बेरी बेरी ना, बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक, बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी देखिए कहीं कहीं आप लोगों को बी देगा, लेकिन आप लोगों को लगाना रहेगा विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है ना। बी भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को B1 लगाना है ना। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 ना, विटामिन 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 B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अच्छा, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग बता दीजिए। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक ना, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन है। ठीक ना, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। क्या है, देखिए कहीं कहीं आप लोगों को इस तरह से देगा थायमीन, ठीक ना, थायमीन ना, थायमीन, थायमीन। और एक नाम इसका इसी तरह से थायमीन को क्या लिख कर दे देगा, थियामीन। क्या दे देगा, थियामीन, थियामीन भी दे देगा। और ऑप्शन में तो घबराना नहीं है ना, थायमीन दे दे या थियामीन दे दे तब भी आप लोग लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं कि विटामिन B1 जो है क्या है, जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है, ये विटामिन B1 जो है, विटामिन विटामिन B1 ना, विटामिन B1 क्या है, जल में घुलनशील है। यह जल में घुलनशील है, घुलनशील ना, जल में घुलनशील है। ठीक, क्लियर हुआ। विटामिन B1 किस में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है। इस तरह से पूछता है ना कि उस क्वेश्चन की वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बता दीजिए, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बता दीजिए। तो ये जल में घुलनशील है। विटामिन B1 क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक ना। अच्छा, विटामिन B1 के जो स्रोत हैं उसको बता दीजिए। तो इसके स्रोत क्या क्या है, विटामिन B1 जो मिलता है, इसके स्रोत कहाँ से मिल सकता है ना, तो ये मिलता है भूरे चावल से। किससे, भूरे चावल। ठीक ना, भूरे चावल से मिलता है। और कहाँ से मिलता है, दलिया से मिलता है। किससे, दलिया ना, दलिया। और कहाँ से मिलता है, तो ये मूंग से मिलता है। किससे मिलता है, मूंग से। और किससे मिलता है, मसूर से। किससे, मसूर से। और किससे मिलता है, सोयाबीन से। किससे, सोयाबीन ना, सोयाबीन से। और किससे मिलता है भाई, सूरजमुखी से। किससे, सूरजमुखी। सूरजमुखी आप लोग देखिए ना, सूरजमुखी से। और किससे मिलता है, मूंगफली से। मूंगफली, मूंगफली। अब कोई कहेगा क्या मूंगफली नहीं जानते हैं, तो चिनिया बादाम नहीं जानते हैं, तब तो एक गलत बात है ना भाई। मूंगफली का कहीं कहीं पे तो चिनिया बादाम उसको बोला जाता है ना। अच्छा, और क्या इसको बोलते हैं भाई, मूंगफली हो गया। और क्या, मटर ना, मटर, मटर हो गया। और क्या हो गया, गोभी ना। गोभी तो आप लोग देखी होंगी ना, गोभी तो सभी लोग देखा होगा भाई ना। कोई कहते कि सर गोभी ये नहीं देखे हैं, तो लग रहा है भाई कि अब तो एक मंगल ग्रह से लोग आ गए क्या। गोभी हो गया, आलू हो गया, आलू ना, आलू हो गया। और क्या इसमें कहाँ से इसके स्रोत मिलते हैं, आलू से हो गया। अंडे की जर्दी ना, अंडे, अंडे, अंडे की जर्दी। अरे इसमें से दो तीन याद ही रहेगा तब तो बहुत काम चल जाएगा आप लोग। अंडे की जर्दी, ठीक ना, अंडे की जर्दी। ज़्यादा आप लोग को बता दे रहे हैं, कम से कम 3-4 तो कम से याद कर लीजिए आप लोग। अंडे की जर्दी एक होता है मछली में, तो वो भी कौन सी मछली, तो टूना मछली। कौन, टूना मछली ना, एक टूना मछली होता है। उस टूना मछली में कौन सा पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, विटामिन B1 के स्रोत हैं। ठीक ना, इतना क्लियर हुआ आप लोगों का। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, आगे देखिए रिकेट्स हम लोग जान गए, बेरी बेरी जान गए। विटामिन C, स्कर्वी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। इस स्कर्वी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पीछे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो पीछे हम लोग बता दे रहे हैं आप लोगों को ना, स्कर्वी। तो स्कर्वी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले भाई, स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक ना, विटामिन C1 की कमी से, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी जो रोग होता है किसकी कम, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। ठीक, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन C का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक ना, इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग बता दीजिए। तो वैज्ञानिक
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसी भी बहन को अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दें। तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्कारबिक एसिड। क्या नाम है इसका? स्कारबिक ना, स्कारबिक 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 एसिड। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है स्कारबिक एसिड, ठीक ना। अच्छा, विटामिन सी जो है ये किसमें घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। किसमें है? जल में घुलनशील। किसमें है? जल में घुलनशील है। विटामिन सी किसमें घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, ठीक ना। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो इसके स्रोत यानी बता दीजिए, विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है, पूछता है ना। तो विटामिन सी के स्रोत अगर किसी भी बहन को आता है तो बताइए जल्दी से। तो पहले तो आप लोग बताएंगे तुरंत आंवला, आंवला बता देंगी। एक आप लोगों को नाम याद होगा संतरा ना, संतरा, संतरा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है तो संतरा मान लीजिए। एक आता है कीवी में पाया जाता है, कीवी में। एक आप लोग जान लीजिए स्ट्रॉबेरी, किसमें? स्ट्रॉबेरी। एक आप लोग और नाम जान लीजिए हरी शिमला मिर्च ना, हरी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च तो आप लोग देखी होंगी ना, हरी शिमला मिर्च सभी लोग देखा होगा भाई, ऐसे कोई नहीं है कि नहीं देखा होगा। एक आप लोग जान लीजिए हरी शिमला मिर्च के अलावा एक आलू में भी पाया जाता है। किसमें? आलू में, ठीक ना। क्लियर हुआ इतना तक? तो इतना इसके स्रोत हैं। अच्छा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछते कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन जो है, विटामिन सी जो है इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन सी की जो कमी है, इसकी कमी से क्या होता है ना, क्या होता है बताइए तो, क्या होता तो क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है, एक तो पहले आप लोगों को मसूड़े से खून आना। किससे? मसूड़ों ना, मसूड़ों से खून खून आना ना। क्या होगा? मसूड़ों से खून आना। देखिए बहन, अगर हमारी हेड राइटिंग आप लोगों को थोड़ा सा देखने में आप लोगों को समझ में ना आए तो थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा। नहीं सर, राइटिंग थोड़ा सा आपकी डिस्टर्बिंग है तो थोड़ा सा और मैं स्लो चलूंगा, थोड़ा फास्ट लिखने में ऐसा हो जा रहा है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए, ठीक है। मसूड़ों से खून आना, दांतों का ढीला होकर गिरना। क्या होगा? दांतों जो है ढीला हो जाता है तो दांतों का ढीला ना, दांतों का ढीला होकर गिरना। एक कौन सी बीमारी किससे होता है? विटामिन सी की जब कमी हो जाएगी तो यही होगा, मसूड़ों से खून आना, दांतों का ढीला होकर गिरना, ठीक ना, दांतों का ढीला होकर गिरना। एक समस्या आप लोगों को और देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? कि वो समस्या क्या आप लोगों को मिलेगी? त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? त्वचा ना, त्वचा त्वचा पर लाल चकत्ते, ठीक ना, चकत्ते। त्वचा पर क्या होते हैं? लाल चकत्ते पड़ना, ठीक ना। ये भी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी विटामिन सी की जब कमी हो जाएगी तो। एक समस्या आप लोगों को क्या मिलेगा कि अगर विटामिन सी की कमी रहेगी तो जो घाव लग जाता है किसी को तो घाव भरने में भी समय लगता है। घाव भरने में देरी ना, तो घाव भरने में देरी होती है ना अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो। और क्या समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी? एक समस्या और जान लीजिए यहाँ पे, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। क्या होता है? जोड़ों और मांसपेशियों ना, मांसपेशियों, जोड़ों और मांसपेशियों में क्या होता है? जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? दर्द होता है, ठीक। और क्या होता है कि अगर विटामिन सी जो है, एक समस्या आप यहाँ से जान लीजिए क्या हो जाता है कि अगर किसी भोजन को आप देर तक पकाएंगे ना, अगर भोजन जो है, भोजन, ठीक ना, भोजन को ज्यादा देर तक पकाने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? क्वेश्चन पूछता है ना कि किसी भोजन को अगर ज़्यादा देर तक पकाया जाए तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो भोजन को अगर ज़्यादा देर तक पकाने से जो होता है, क्या होता है कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ना, विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहाँ से एक बात और जान लीजिए
कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या जान रहे थे, देखिए रिकेट्स के बारे में जान गए, बेरी बेरी के बारे में जान गए, स्कर्वी के बारे में जान गए, कि नाइट ब्लाइंडनेस बच रहा है ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे पीछे। नाइट ब्लाइंडनेस ना, डी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, इसको हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए ना, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। तो नाइट ब्लाइंडनेस ना, नाइट ब्लाइंडनेस ने दिया है ना, नाइट, डी नंबर ऑप्शन ना, नाइट ब्लाइंडनेस ना, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये अगर पूछ देगा कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन 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 ए की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी शरीर में तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी ना, रतौंधी। रतौंधी का मतलब कि रात को कम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, रतौंधी, ठीक है ना। रतौंधी, रतौंधी भी कहते हैं भाई इसको, रतौंधी कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम यहाँ बता दीजिए। जो विटामिन ए यहाँ पे दिया है, विटामिन ए ना, विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल ना। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनाल है, ठीक ना। रेटिनाल, रेटिनाल, ठीक ना, रेटिनॉल है, ठीक ना। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए के स्रोत क्या है? तो विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो क्या है? पहले तो आप लोग जान जाइए कि गाजर है, ठीक ना। गाजर, गाजर जिसका हलवा बनाया जाता है, गाजर का हलवा बनाया जाता है ना, तो गाजर, और एक हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता, पपीता, गाजर, पपीता, और एक जान लीजिए आम, आम, और क्या होता है? शकरकंद, 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 और एक होता है हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी ना, हरी पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक ना, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। और एक इसमें होता है मछली का तेल। क्या? मछली, मछली का तेल, मछली का तेल। एक जान लीजिए यहाँ पे अंडा और दूध, अंडा, अंडा और, अंडा और दूध, ठीक ना, अंडा और दूध, ठीक ना। इतना है जो है ये इसके स्रोत हैं। अच्छा, विटामिन ए जो है ये किसमें घुलनशील है? तो विटामिन ए, इसको जान लीजिए कि विटामिन, विटामिन, विटामिन ए जो है यह क्या है? यह वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा, वसा में घुलनशील। पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ऑप्शन दे देगा, तो उसमें लगा देना ए। वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, वो ए, वसा में घुलनशील ना, घुलनशील, ठीक ना, वसा में घुलनशील। क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आप लोग जान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर देखिए यहाँ पे विटामिन ए दिया है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक ना। यहाँ पे रतौंधी होता है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिए कि अगर विटामिन ए जो है, विटामिन ए ना, अगर विटामिन ए, ठीक, विटामिन, थोड़ा सा समय दे दीजिए, समझ लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए है, इसकी कमी जब हो जाएगी, अगर इसकी कमी होगी तो रतौंधी होगा, ठीक, रतौंधी, रतौंधी। तो अगर जब भी इसकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा तो ये स्थिति कौन सी होगी? ये स्थिति नॉर्मल होगी। क्या होगी? नॉर्मल स्थिति रहेगी। अगर रतौंधी हो जाता है तो ये स्थिति नॉर्मल रहेगी ना। अगर जब विटामिन ए की कमी से गंभीर स्थिति हो जाएगी, गंभीर, तो गंभीर स्थिति में क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए अगर कमी हो रहा है शरीर में, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो रहा है, जो कि रतौंधी एक नॉर्मल स्थिति है। अगर विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो गई या स्थिति गंभीर हो गई तो कौन सा बीमारी होगी? तो जेरो था, जेरोफो, कौन सा है? जेरोफैल्मिया हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? जेरोफैल्मिया, जेरोफैल्मिया,
जेरोफैलमिया ना, जेरोफैलमिया ये कौन सी बीमारी हो जाएगी? जेरोफैलमिया हो जाएगी, ठीक ना। इसको इस तरह से लिख लीजिए, जेरोफैलमिया, जेरोफैलमिया ना। जेरोफैल्मिया ये बीमारी हो जाएगी, ठीक ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब गंभीर स्थिति है, मान लो नॉर्मल स्थिति है तो रतौंधी हो रहा है, लेकिन गंभीर स्थिति में जेरोफैल्मिया हो जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आंखें जो है सूख जाती हैं। क्या होता है? आंखें आंखें जो है सूख जाती है ना। क्या होती है? आंखें सूख जाती हैं, ठीक ना। आंखें सूख जाती हैं, और सूखती हैं तो क्या होता है, जो कार्निया है, कार्निया को तो आप लोग सभी लोग जानती होंगी। कार्निया कार्निया ना, कार्निया को क्या है, कार्निया को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? कार्निया को नुकसान नुकसान पहुंचाता है ना, पहुंचाता, कार्निया को नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। तो जब गंभीर स्थिति हो जाएगी तो जेरोफैल्मिया हो जाएगा। नॉर्मल स्थिति रहेगी तो रतौंधी, किसी को रतौंधी हुआ है तो समझिए कि नॉर्मल स्थिति है, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या दिया है। नवजात का सामान्य जन्म वजन होता है। देखिए थोड़ी भी देर के बाद यहाँ पे लोग शोर शराबा करेंगे बगल के लोग, तो आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि नवजात का सामान्य जन्म वजन होता है। ऑप्शन ए दिया 2 kg, ऑप्शन बी दिया 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg। तो नवजात का सामान्य मतलब सामान्य पूछा है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए, सामान्य वजन पूछा है। तो सामान्य वजन कितना हो जाता है नवजात का? तो 2.5 kg होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु के सिर की सामान्य परिधि होती है। तो शिशु के सामान्य सिर की सामान्य परिधि होती है। तो सिर की सामान्य परिधि कितनी होती है? 30 से 32 सेंटीमीटर, 32 से 34 सेंटीमीटर, 34 से 36 सेंटीमीटर, 36 से 38 सेंटीमीटर। जल्दी से अगर किसी भी बहन को अगर आ रहा है क्वेश्चन तो जल्दी से कमेंट कर दे। बताइए बी बाजी, आपको तो क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, आप बहुत पढ़ाई कर चुकी हैं। शिशु के सिर की सामान्य परिधि होती है। तो शिशु के शरीर की सामान्य परिधि कितनी होती है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इतना समय नहीं लेना चाहिए भाई। 34 से 36 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 34 से 36 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें तो कोई डाउट आप लोग को नहीं लग रहा है। जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगेगा बहन, तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, मैं बताने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा। शिशु का पहला स्नान कब कराना चाहिए? शिशु जो है तो शिशु को पहला स्नान कब कराना चाहिए बताइए। तो क्या जन्म के तुरंत बाद? अरे भाई अब आप लोग सोचिए कि कोई शिशु अगर जन्म लिया है तो तुरंत उसको स्नान कराया जाएगा? ऐसा तो नहीं है भाई, उसको तो तुरंत सूखे तौलियों कपड़ों में लपेटा जाता है, ऐसा तो हम सुने हैं भाई। तो ऐसा तो हम लोग आप लोग जानते भी हैं कि शिशु को पहले जन्म के तुरंत बाद तो नहीं कराया जाता। क्या 6 घंटे बाद, या 24 घंटे बाद, या 48 घंटे बाद? इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी बहने कमेंट करके बता दें, बताइए जल्दी से। शिशु को पहला स्नान कब कराया जाता है? तो शिशु को पहला स्नान कराया जाता है बहन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे 24 घंटे। क्या हो जाएगा? 24 घंटे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 6 हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप लोगों को जरूर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिए जल्दी से। तो परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? क्या 11 जुलाई को, 11 मई को, 11 अप्रैल को, 11 अक्टूबर को? तो परिवार नियोजन दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए यहीं पर जो परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन एक तरह से ऑप्शन और आप लोगों को बना करके दे देगा क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या ना, विश्व जनसंख्या
दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस भी 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक ही बात है, परिवार नियोजन दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस दोनों बातें एक ही है यहाँ पे। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, इसके नीचे ऑप्शन दे रहा है कि 11 मई, 11 अप्रैल, 11 अक्टूबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जान लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? किसी भी बहन को अगर आ रहा है तो तुरंत कमेंट करके हमको बताए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षित सुरक्षित राष्ट्रीय सुरक्षित राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बच रहा है 11 अक्टूबर। अच्छा, आप लोगों को आ रहा है तो बता दीजिए जल्दी से। तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है भाई? किसी भी बहन को आ रहा है तो कमेंट करें तुरंत। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है बहन, क्या मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ना, अंतर्राष्ट्रीय 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 बालिका, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतना आप लोग जान गए। लेकिन एक और इसमें ऑप्शन आप लोग जान लीजिए कि एक पूछता है, ठीक ना। इसमें से मान लीजिए कि आप 11 जुलाई को याद कर लीजिएगा और 11 अप्रैल को, 11 अक्टूबर को, लेकिन एक और याद कर लीजिए। एक मान लीजिए पूछता है ना, 11 जनवरी को याद कर लीजिए। 11 जनवरी, 11 जनवरी ना, 11 जनवरी जो है, 11 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो राष्ट्रीय ना, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। 11 जनवरी वाला इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा आप लोग, ठीक ना। 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव तस्करी, ठीक ना, तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ना। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्या पूछा है कि बीसीजी टीके टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी जो टीके हैं किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? क्या मीजल्स होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, पोलियो होगा, हेपेटाइटिस होगा? बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। ठीक, अब ये क्या दिया है? मीजल्स दिया है। ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आप नोट कर रहा हूं, मीजल्स ना, मीजल्स ना। मीजल्स के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि मीजल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको खसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खसरा, ठीक ना, खसरा बोलते हैं। इसका कारण क्या है खसरा का या मीजल्स का? इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है, इसका कारण आप लोगों को है वायरस ना। वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस ना, वायरस के कारण होता है। ठीक, वायरस के। इसके लक्षण क्या है? लक्षण इसके जान लीजिए। इसके लक्षण क्या है? खसरा के लक्षण क्या है? तो तेज बुखार। पहले क्या होगा? तेज बुखार ना, तेज बुखार। इसके लक्षण जब आएगा तो तेज बुखार आ जाएगा। ठीक, और क्या होगा भाई? क्या होगा? खांसी, ठीक ना, तेज बुखार, खांसी, ठीक ना, खांसी। और क्या होगा? नाक बहना, ठीक ना, नाक बहना। और आप लोगों को क्या हो जाएगा? शरीर पर लाल चकत्ते। क्या होगा? शरीर पर लाल चकत्ते ना, शरीर पर लाल चकत्ते। ठीक, क्लियर हो गया। लाल चकत्ते, इतना होगा, ठीक ना। अच्छा, इसमें कौन सा टीका दिया जाता है?
इसमें कौन सा टीका दिया जाता है? जो टीका दिया जाता है कौन सा टीका होता है, बताइए जल्दी से। टीका जो दिया जाता है मीजल्स में, तो कौन सा टीका दिया जाता है? तो MMR ना, कौन सा टीका जाता है? MMR टीका दिया जाता है, ठीक ना, टीका दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ट्यूबरक्लोसिस ना, ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ट्यूबरक्लोसिस को जल्दी से बताइए। ट्यूबरक्लोसिस ना, ट्यूबर ना, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस का, तो इसका कारण आप लोग जान लीजिए। कारण ना, तो इसका कारण तो है बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ना। इसका कारण माइक्रो, ठीक ना, माइक्रो माइक्रो माइको माइको वैक्टी माइकोबैक्टीरियम ना, माइकोबैक्टीरियम, ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ना, ट्यूबर ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ठीक ना, बैक्टीरिया तो इसका कारण हो गया। अच्छा, यहाँ पे जान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि जब ट्यूबरक्लोसिस होगा तो इसके लक्षण आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? लक्षण, तो इसमें लक्षण क्या होता है कि लगातार आपको, लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी ना, लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी होगी। क्या होगी? अधिक खांसी होगी, ठीक। और क्या होगा इसमें? वजन कम होगा। क्या होगा? वजन जो है कम हो जाएगा, वजन कम होगा, ठीक ना, वजन कम होगा। और इसमें क्या होगा? बुखार होगा। क्या हो जाएगा? बुखार, बुखार। और पसीना आएगा, तो कब आएगा? रात में। रात में क्या होगा? पसीना आएगा, ठीक ना, पसीना, पसीना होना ना। और इसमें टीका कौन सा दिया जाता है? तो इसमें टीका जो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, टीका कौन सा दिया जाता है? तो BCG। कौन सा दिया जाता है? BCG, ठीक ना। कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, BCG का फुल फॉर्म बता दीजिए। यहाँ पे देखिए, नोट कर रहा हूँ। BCG का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी भी बहन को अगर आ रहा है तो तुरंत बताइए। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बैसिलस, क्या बैसिलस, क्या बैसिलस कैलुमेट, बैसिलस कैलुमेट ग्यूरिन होता है? बताइए जल्दी से। ग्यूरिन होता है, बताइए जल्दी से भाई। आप लोग तो जानती होंगी ना। BCG का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट कीजिए। बैसिलस कैलुमेट ग्यूरिन होता है, ठीक। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इसमें आगे, और हम लोग क्या जान सकते हैं? बताइए जल्दी से। आगे कुछ इसमें जानने की जरूरत है तो बताइए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर हो गया, 9वें नंबर पर चलते हैं। चलिए 9वां नंबर देख लीजिए क्या दिया है। 9वें नंबर पर पढ़िए। प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूटती है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी जो है टूटती है? क्या त्रिज्या, हंसली, प्रगंडिका या कुहनी की हड्डी? तो कौन सी हड्डी टूटती है भाई? प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूटती है? तो कौन सी हड्डी टूटती है? तो टूटती है ऑप्शन नंबर बी, हंसली की हड्डी। कौन सी हड्डी? हंसली की हड्डी। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, त्रिज्या जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ना, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? हंसली को, तो हंसली इसको कहते हैं क्लेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेविकल, क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? प्रगंडिका। प्रगंडिका को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस ना, ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। ये कौन सी है? कुहनी की हड्डी। तो कुहनी को क्या कहते हैं? अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। क्लियर हो गया, ठीक ना, अल्ना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हंसली हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए क्या दिया है। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है?
लोकलाइज्ड संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण, द्वितीय संक्रमण, पुनः संक्रमण। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण ना, अस्पताल से होने वाला जो संक्रमण है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं नोजोकोमियल संक्रमण। क्या कहते हैं? नोजोकोमियल संक्रमण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से 11 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 5 से 6 लीटर होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा बहन, कोई कंफ्यूजन होगा, तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा। सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, कंफ्यूजन में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग बस कमेंट करके हमसे पूछिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा 12 नंबर को। जल जनित रोग क्या है, इसको क्लियर कर दें थोड़ा सारे ऑप्शनों को। ऑप्शन डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। जल जनित रोग क्या है? तो जल जनित रोग जो है ये क्या है? तो ये हेपेटाइटिस है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है ना। आइए क्या दिया? डिप्थीरिया। थोड़ा डिप्थीरिया के बारे में जान लेते हैं भाई। डिप्थीरिया के बारे में जिस जिस भी बहन को कुछ भी याद है तुरंत कमेंट करे, खटाखट कमेंट कीजिए तुरंत तुरंत। जिस भी बहन को कुछ भी डिप्थीरिया के बारे में आ रहा हो तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। तो डिप्थीरिया का कारण क्या है भाई? तो डिप्थीरिया का तो कारण पहले है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। डिप्थीरिया का कारण क्या है? बैक्टीरिया। ठीक, एक हो गया। इसके फैलने का कारण क्या है? जिसको फैलाव, फैलाव, इसके फैलाव का कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति से खांसी और छींक से फैलता है। किससे फैलता है? ये फैलने का जो कारण है तो किससे फैलता है? तो संक्रमित ना, संक्रमित, संक्रमित व्यक्ति ना, संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति की खांसी, खांसी, संक्रमित अगर व्यक्ति है तो उससे खांसी और छींक ना, छींक अगर आती है उससे तो उसी से फैलता है। ठीक है ना। इसके लक्षण क्या है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर दीजिए। तो पहले क्या होगा? गले में, गले में, गले में झिल्ली बनना। क्या हो जाएगा? गले में झिल्ली, झिल्ली बनना ना, गले में झिल्ली बनना। ठीक, एक हो गया। और इसमें और क्या होगा? सांस लेने में कठिनाई। क्या होगा? सांस लेने, सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या होती है? सांस लेने में कठिनाई। ठीक ना, सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक, और क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? बुखार। तो इसके लक्षण है किसके? डिप्थीरिया के। ठीक ना। इसके रोकथाम के उपाय क्या है? रोकथाम, अगर रोकथाम का इसका उपाय है तो जानती हैं आप लोग, तो बता दीजिए। तो डीपीटी, डीपीटी, डीपीटी क्या है? वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है? डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, इतना देरी नहीं करना है। अब देखिए दूसरे नंबर पर देख लीजिए क्या दिया? टीटेनस। टीटनस ना, तो टीटनस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बी नंबर पर, बी नंबर पर टीटनस ना, बी नंबर पर जो टीटनस दिया है, टीटनस ना, टीटनस, टीटनस, टीटनस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टीटनस के बारे में क्या जान लेते हैं? इसका कारण पहले जान लीजिए। इसका कारण क्या है? कारण, टीटनस का कारण क्या है? तो यह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण ये होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया है। ये फैलने का इसका कारण क्या है? फैलाव किससे होता है? इसका फैलता किससे है? तो गहरे घाव से ना, गहरे घाव में ना, मान लीजिए कोई गहरा घाव है, गहरे, गहरे, गहरे घाव में अगर मिट्टी, मिट्टी लग जाए, मिट्टी, ठीक ना। और एक क्या होता है कि जंग लगी वस्तु से संक्रमण। तो जंग, जैसे जंग कोई लगी वस्तु है, जंग लगी, लगी वस्तु ना, जंग लगी, जंग लगी वस्तु कोई है तो उससे क्या है? ये संक्रमण होता है ना, जंग लगी वस्तु से संक्रमण होता है। ठीक ना, संक्रमण, संक्रमण होता है। क्लियर हुआ? संक्रमण होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण थोड़ा जान लेते हैं। इसके लक्षण क्या है भाई? तो इसके लक्षण जो है, मांसपेशियों में जकड़न। क्या होता है? मांसपेशियों, मांसपेशियों, मांसपेशियों में जकड़न हो जाता है। क्या हो जाता है? जकड़न, जकड़न। और क्या होता है? जबड़ा,
जबड़ा जो है बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, जबड़ा जिसको लाक्ड बोलते हैं ना, जबड़ा बंद, जबड़ा बंद हो जाता है ना, जाता हो जाता है। शरीर जो है धनुष के आकार की होने लगती है, धनुष जैसी मुड़ने लगती है, ठीक ना। अच्छा, इसके रोकथाम के उपाय क्या है? अगर रोकथाम इसका पूछ ले कि रोकथाम टिटनेस के उपाय क्या है, तो टीटी वैक्सीन क्या होता है, टीटी वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है? टीटी वैक्सीन, ठीक ना। इससे इसके बचने के रोकथाम के उपाय हैं टीटी के, ठीक है, टेटनस के। तो इतना क्लियर हो गया। देखिए अब डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, हेपेटाइटिस और मलेरिया, दो चीज़ हम लोग छोड़ेंगे क्यों, दोनों चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं भाई, दो चीज़ छूट रहा है तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। ये क्या है, हेपेटाइटिस है ना, तो हेपेटाइटिस के बारे में दूसरे पेज पर हम लोग जान लेते हैं। सी नंबर पर क्या दिया है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ना, हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है, अच्छा पहले तो आप लोग ये हमको बताइए कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे हमको। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है ना, कितने कितने प्रकार, जिस भी बहन को आ रहा है तुरंत कमेंट करके बताएं, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा ना। तो टिटनेस कितने प्रकार का, अरे हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। होता है, सबका नाम लिख के बताइए, होता है सबका नाम लिखिए, तुरंत कमेंट कीजिए अभी, जस्ट भूलना नहीं चाहिए। अगर आप लोग सोचेंगे हमको आ रहा है हम नहीं बताएंगे और सर बता देंगे तो सर को आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है बहन। अगर आप लोगों को आ रहा है तो बताइए ना, बिना देखे बताइएगा, ठीक। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है इसका कारण क्या है, पहले तो ये बात जान लीजिए, कारण ना, इसका कारण क्या है बहन, तो इसका कारण है वायरस, क्या है, वायरस, क्या है, वायरस है, ठीक। अच्छा, इस फैलता किससे है, इसका फैलाव का जो कारण क्या है, फैलाव, तो फैलता किससे, तो दूषित पानी और भोजन से, दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है, दूषित दूषित पानी, ठीक ना, दूषित पानी और भोजन से फैलता है, ठीक ना। इसके फैलने का जो कारण है दूषित पानी और दूषित भोजन से। इसके लक्षण जान लेते हैं, इसके लक्षण क्या है, हेपेटाइटिस के लक्षण ना, लक्षण अगर आप लोगों को पता हो बहन तो कमेंट करके हमको बताइए। तो पहला इसका लक्षण आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पीलिया, पीलिया, शरीर जो है पीला पड़ने लगेगी, ठीक। एक हो गया, एक होगा कमजोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोरी, ठीक ना, कमजोरी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, भूख न लगना, ठीक ना, भूख न लगना, ठीक है ना, भूख न लगना। और क्या है, भूख न लगना और उल्टी, उल्टी उल्टी होना, ठीक ना, उल्टी होना, इतना सारी समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके लक्षण है, ठीक ना। इसके रोकथाम के उपाय क्या है, रोकथाम, इसके रोकथाम के उपाय अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए। तो इसके रोकथाम का उपाय तो यही है कि जब ये दूषित भोजन से और दूषित पानी से फैल रहा है तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ स्वच्छ पानी, ठीक ना, स्वच्छ पानी और स्वच्छ पानी पिए और हाथ धोए, ठीक ना, हाथ धोना, सब मिलाकर के स्वच्छता अपनाना, ठीक है, स्वच्छ सब मिलाकर के क्या करना चाहिए आप लोगों को, कि स्वच्छता अपनाना चाहिए, ठीक ना, स्वच्छता रहना चाहिए, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जो ये हेपेटाइटिस है, ये कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा था बहन, क्वेश्चन पूछा है कि जल जनित रोग क्या है, तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। लेकिन ये भी हेपेटाइटिस कौन सा रहेगा बताइए, हेपेटाइटिस आप लोग से पूछा हूँ कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हैं, यहीं पे पूछा हूँ, देखिए हेपेटाइटिस कितने प्रकार के, तो प्रकारों का नाम आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि हेपेटाइटिस कौन सा रहेगा जो जल जनित रोग में रहेगा, तो ए और ई रहेगा, कौन सा रहेगा, ए और ई। ए और ई जो हेपेटाइटिस है ये जल जनित रोग है, कौन सा है, जल जनित रोग है। क्लियर हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया यहाँ पे, देखिए बहन, ऑप्शन नंबर डी दिया है मलेरिया ना, तो मलेरिया यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, पेज में जगह नहीं है इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ ना, मलेरिया यहाँ पे नोट कर लीजिए, मलेरिया, मलेरिया देखिए यहाँ पे दिया ना है। डिप्थीरिया के बारे में बता दिया आप लोगों को, टिटनेस के बारे में बता दिया, हेपेटाइटिस कौन सा रहेगा जो जल जनित रोग रहेगा, तो हेपेटाइटिस ए और ई रहेगा। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हैं सभी बहने कमेंट करके बताएंगे। ए छूट रहा है आप लोगों का डी वाला, मलेरिया, मलेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को मलेरिया के बारे में, ठीक ना। मलेरिया, इसका कारण क्या है, पहले तो इसका कारण आप लोग जानिए, कारण क्या है, तो इसका कारण है परजीवी, परजीवी ना, परजीवी, कारण क्या है इसका, परजीवी है। इसके फैलने का कारण क्या है, फैलाव क्या है, इसका फैलाव क्या है, तो मादा, किससे फैलता है, मादा
मादा एनोफिलीज ना, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है ठंड लगकर ना, ठंड लगकर बुखार आना। क्या आएगा? ठंड लगकर बुखार आना और पसीना, ठीक ना, पसीना होना, ठीक ना, यही होगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 12 नंबर हो गया। 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्या दिया है? चलिए 13 नंबर देख लीजिए क्या दिया है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? सभी लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए भाई। पीछे में बताया हूं क्या हड्डी से संबंधित है, दिल से, गुर्दा से, फेफड़े से। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग संबंधित है हड्डी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया? प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? क्या 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 10 सप्ताह? जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। सभी बहनें कमेंट करके बताएं, बताइए जल्दी से। प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? तो कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? तो 6 सप्ताह को। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या टिबिया है, ट्रेपोजियम है, स्टेपिज है, जांघ की हड्डी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बहनें कमेंट कर दे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी आप लोगों को बताना है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा टीबिया जो दिया है, टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। ये तो सभी लोगों को पाया जाता है, ये पैरों में पाई जाती है ना, पैरों में कहाँ से पाई जाती है? घुटने से लेकर के घुटने से टखने तक, ठीक ना, घुटने से टखने, ठीक ना, घुटने से टखने तक कहाँ पाई जाती है? घुटने से टखने तक और निचले पैर में ना, निचले पैर में, घुटने से टखने तक निचले पैर में पाई जाती है, ठीक। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या दिया है? दूसरे ट्रोपोजियम दिया है ना, ट्रोपोजियम। तो इसको जान लीजिए बी नंबर का। तो बी नंबर का क्या दिया है? बी नंबर का ट्रोपोजियम ना, बी नंबर पर जो दिया है ट्रोपोजियम ना, ठीक है, ट्रेपोजियम, ठीक ना, ट्रेपोजियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। ट्रेपोजियम, ठीक ना, ट्रेपेजियम, ठीक ना, ट्रेपेजियम यह हाथ की कलाई है। क्या है? यह जो है, यह हाथ ना, यह हाथ की कलाई ना, यह हाथ की कलाई की एक कार्पल हड्डी है। क्या है? कार्पल, हाथ की कलाई की एक कार्पल हड्डी है। हाथ की कलाई की कार्पल हड्डी है। इसका स्थान कहाँ पे है? इसका स्थान कहाँ है? तो अंगूठे के नीचे। क्या है? अंगूठे के नीचे, ठीक ना, अंगूठे के नीचे, ठीक। चलिए तीसरे नंबर पर जान लेते हैं। तीसरे नंबर पर क्या दिया? स्टेपिज, ठीक ना, स्टेपिज जो क्या है? ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना, स्टेपिज, ठीक, स्टेपिज जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेपिज को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर किसी भी बहन को पता हो तो कमेंट करके बताए। तो इसको कहते हैं रकाबी। क्या कहते हैं? रकाबी। क्या कहते हैं? रकाबी अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? रकाबी अस्थि कहते हैं। रकाबी अस्थि किसे कहते हैं? स्टेपिज को कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? कानों के मध्य में पाई जाती है। इसका स्थान कहाँ पे है? इसका स्थान कहाँ पे है? तो कान के मध्य में ना, मध्य कान में है, ठीक ना। कहाँ पे है? मध्य कान में, कहाँ पे है? मध्य कान में। और क्या इसमें हम लोग जान सकते हैं? इसकी लंबाई आप लोग बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो इसकी लंबाई अगर किसी भी बहन को आ रहा हो, स्टेपिज की जो हड्डी है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो होती है 2.5 से लेकर के 3 मिमी होती है। कितनी होती है? 3 मिलीमीटर होती है ना, इतनी ही होती है, ठीक है। और यह सबसे छोटी हड्डी होती है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है। यही जो है सबसे छोटी
हड्डी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी जो होती है जांग की होती है। कौन सी होती है? डी वाला जो दिया है जांग की हड्डी, तो ये क्या है? सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी पूछ दे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो है जांग की है। कहाँ की है? जांग की है, ठीक ना, जांग की है। क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए अब इसी के साथ क्लास को मैं समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग बता दीजिएगा हमको। एक क्वेश्चन आप लोग हमको बता दीजिए। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दे रहा हूँ, बताइएगा कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ठीक ना। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया। एक दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आप लोग हमको बता दीजिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? इतना आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोगों से मैं कुछ पूछ लूँ, देखिए क्वेश्चन और आप लोग बता दीजिएगा। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। कितना होता है? अगर आप लोगों को आएगा तो बताइएगा कितना होता है, ठीक ना। 3 नंबर हो गया। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग दे मानो, आप बता दीजिए दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। आप लोग बता दीजिए कि क्या आप लोगों से पूछ लूँ, कि आप लोग हमको बता दीजिए कि जो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है, ठीक ना। लगाया जाता है। आप लोग 5 क्वेश्चन है, देख करके बताया। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका की खोज किसने की थी? मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? ये सभी आप लोग बताइएगा, ठीक ना। इतना आप लोग बताइएगा। चलिए मैं इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक ना। यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करना चाह रहा हूँ बहन। ये क्लास हमारी कौन सी थी? ये क्लास हम लोगों की पहली क्लास थी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी बहन को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा बहन, तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा। मैं बताने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा, ठीक ना। मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर क्लास आप लोगों को बहन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने तरफ से इसको अपने दोस्तों में, भाई बहन में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को बहन ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहन अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।